नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू बंसल आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी हाल ही में मैंने एनसीईआरटी के इतिहास विषय के कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एक सीरीज़ चालू की है। ये वीडियो भी उसी का एक पार्ट है। अभी इससे पहले मैंने क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसका डिटेल अध्ययन किया था। आज मैं इसके ही कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं एनसीईआरटी के, उनको मैं लेकर आई हूँ और इसका आज हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। ना केवल ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा बल्कि आपकी परीक्षाओं के लिए भी ये लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए चलते हैं। पहला ही प्रश्न है कि गेहूं और जौ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई, यानी कि गेहूं और जौ के फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दूसरा है, फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसका आपने उत्तर देना है। आप अपने आंसर को सोच कर रखिए। कौन सा है? पहला केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है ना तो एक ना ही दो। कौन सा सही है इसमें से? देखिए, इसका आंसर है केवल एक, यानी कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम गेहूं और जौ फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई, ये कथन बिल्कुल सही है। जबकि फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी, ये गलत है। आपको मैंने लास्ट लेसन में भी बताया था कि फसलों को उपजाने, जो गेहूं और जौ की जो फसल उपजाई गई थी, उनका क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ नहीं थी, उनका क्षेत्र था सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ठीक है। और गेहूं और जौ उपजाने के जो हमें प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। जबकि विंध्य और गारो की जो पहाड़ियां हैं वहाँ से हमें कृषि के विकास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। और विंध्य के ऊपरी इलाका जो है वहाँ से नवीनतम जो अभी खोज हुई हैं उनके अनुसार चावल उपजाने का जो प्राचीनतम हमें साक्ष्य मिलता है वो संत कबीर नगर के लहुरा देव से में मिलता है। ठीक है। और ये जो साक्ष्य है, यानी कि चावल उपजाने का जो ये साक्ष्य मिला है हमें लहुरा देव से, ये लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व का है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। दूसरा कथन क्या है कि कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सकें। अब ये दो कथन हैं, इन दो कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा एक और दो दोनों, चौथा ना तो एक ना ही दो। आप सोचिए। देखिए, इसका आंसर होगा, यानी कि केवल दूसरा कथन इसका सही है। कैसे सही है? देखिए, पहला ही क्वेश्चन का देखिए, आप ध्यान से पढ़िए इसको, क्या लिखा है इसमें। ऐसे लेख जो केवल, यानी कि केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। नहीं, केवल पत्थर नहीं, धातु पर भी जो उत्कीर्ण किए जाते थे लेख, वो भी अभिलेखों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो सिर्फ केवल पत्थरों पर ही लिख दिए वो तो अभिलेख है ही, लेकिन धातुओं पर भी जो लेख लिखे गए हैं वो भी अभिलेखों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि आपका नीचे मैंने पिक्चर लगाई है, ये जो है ये 100 ग्रा का ताम्रपत्र है। ठीक है। ये धातु पर लिखा हुआ है। ठीक है। और ये है आपका कंधार अभिलेख।
ठीक है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके और उसका पालन कर सके। ये जो कंधार अभिलेख है अशोक का, ये इसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब है कि भारतीय उपमहाद्वीप के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसमें सही बताना है। ठीक है, पहला है आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। ठीक है, पहला समझ में आया। दूसरा क्या कह रहा है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अब इसमें से सही उत्तर कौन सा है वो चुनिए। देखिए, इसमें सही है पहला। ठीक है, कैसे सही है देखते हैं हम। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, सही है ये बिल्कुल सही है। आपने हड़प्पा जो हमारी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा क्या है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? आपको मैंने बताया भी था कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो पहले आई थी और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे जो सभ्यता जो नगरों का विकास हुआ वो बाद में हुआ था। और मगध जो है वो गंगा घाटी के आसपास के एरिया में ही पनपा हुआ नगर है। ठीक है, पहला बड़ा राज्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, पहला समझ में आया कथन। दूसरा क्या है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। अब इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है वो आपको चुनना है। ठीक है, वो आप अपने मन में सोच के रखिए, मैं इसके आंसर पर आती हूँ। ठीक है, देखिए ये दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित, ध्यान रखिएगा, पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, दूसरा कथन क्या था कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। ठीक है, और इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद जो है वो संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है और बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग है वो हमारे देश के लिए होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। पहला है अरेमाइक और ब्राह्मी, दूसरा है यूनानी और ब्राह्मी, तीसरा है देवनागरी और तमिल, चौथा है यूनानी और अरेमाइक। ठीक है, यहाँ पे और दो बार आ गया है, मिस्टेक हो गई है। आप सोचिए क्या आंसर होगा इसका, किन लिपियों में लिखा गया है। देखिए इसका आंसर है अशोक का जो कंधार से प्राप्त अभिलेख है वो दो लिपि यूनानी और अरेमाइक। ठीक है, ये रहा कंधार का अभिलेख जो पिक्चर में है, कंधार का द्विभाषी शिलालेख। और ये कंधार का अभिलेख पाया कहाँ गया है? आज के वर्तमान अफगानिस्तान में। और आप याद रखिएगा जो वर्तमान अफगानिस्तान है उस समय
यूनानी और अरेमाइक ये दो भाषा ही प्रचलित थी उस समय। जब ये दो भाषाएं वहाँ प्रचलित होंगी तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं दो भाषाओं में तो अशोक जो है उन सॉरी लिपियों में अशोक जो है इनको खुदवाएगा, जिससे कि वहाँ के लोग इनको पढ़ सकें, समझ सकें। ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। ठीक है। दूसरा, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मैनु, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ठीक है। तीसरा है, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को छांटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। चौथा, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। आप समझिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। देखिए, इसका आंसर होगा डी। पांडुलिपियां जो हैं ये बिल्कुल सही है कि पांडुलिपियां किसको कहते हैं? हाथ से, जो हम पुराने समय में हाथ से जो लिखी गई पुस्तकें थी वो पांडुलिपियां कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से इसका निकला है। लैटिन भाषा के जो शब्द है मैनु, जिसका अर्थ होता है हाथ, उससे ये शब्द निकला है। और पांडुलिपियां जो हैं वो ताड़ के पत्तों को काट छांट कर अथवा हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ से भुर्ज नाम का एक पेड़ होता है उसकी छाल से विशेष प्रकार से एक भोजपत्र तैयार किया जाता था, जिस पर ये लिखी जाती थी। लेकिन पांडुलिपि केवल संस्कृत भाषाओं में ही नहीं लिखी गई हैं, ये इसके अलावा प्राकृत, तमिल, पाली आदि भाषाओं में भी मिलती हैं और केवल मंदिरों और बिहारों से प्राप्त नहीं होती हैं। हाँ, मंदिर और बिहारों से प्राप्त होती हैं लेकिन केवल नहीं, इसके अलावा और भी स्थानों से ये पांडुलिपियां प्राप्त हमें होती हैं। ठीक है। अब है रोसेटा से प्राप्त जो अभिलेख है, ये निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? ये आपको अभी 6 क्लास का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने इसको करवाया था, इस टॉपिक को लिया था। देखिए क्या आंसर है, मिस्र और यूनानी। ये रोसेटा से प्राप्त अभिलेख कहाँ का है? ये मिस्र का है, याद रखिएगा। और कितनी भाषाओं में लिखा गया है? 3 भाषाओं में लिखा गया है। लिपियां कौन सी हैं इसकी? मिस्र और यूनानी। ठीक है। अब है, प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पहला संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा हिंदी। किस भाषा का प्रयोग करते थे प्राचीन काल में आम लोग? सोचिए और आंसर दीजिए। आंसर होगा इसका प्राकृत। प्राचीन काल में आम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो आज की हिंदी नहीं, प्राकृत थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, नर्मदा घाटी, यानी कि नर्मदा घाटी से जो संबंध है रखता है वो आखेट तथा संग्रहण। नर्मदा जो घाटी है वहाँ से आखेट और संग्रहण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मगध पहला बड़ा राज्य है। गारो की पहाड़ियों से आरंभिक कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, आरंभिक कृषि का विकास हुआ यहाँ पर। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। और गंगा घाटी से प्रथम नगर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कौन से गलत हैं इसमें? सोचिए जरा आप, कौन सा? पहला है 1 और 2, दूसरा है 1, 2, 3, 4 यानी कि सारे। इसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा गलत है या 4 और 5? सोचिए आप, आंसर देती हूँ मैं। इसका आंसर है 4 और 5, यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कौन से क्या गलत है इसमें? चौथा और पांचवा कहाँ? ये आपस में क्रॉस हो रहे हैं। सिंधु और सहायक नदियों के किनारे प्रथम नगरों का विकास हुआ है और गंगा घाटी के जो है वहाँ से हमें लगभग 2500 वर्ष पूर्व के जो नगर हैं वो
प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब है गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। किस नाम से जाना जाता था? मगध। मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है। गंगा नदी के दक्षिण में, और देखो ये क्वेश्चन ना कई बार आता है कि मगध जो है वो किन नदियों के किनारे, किन नदियों के बीच में स्थित था? तो गंगा और सोन नदी के बीच में, ये याद रखिएगा आप। ठीक है। चलिए, धन्यवाद, आपने मेरे साथ इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए। इनसे ना केवल आपका जो हिस्ट्री का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बल्कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आप एग्ज़ाम में देखेंगे, आपको मिलेंगे। इनमें से आप अगर कुछ भी क्वेश्चन इसमें से याद कर लेते हैं तो आपका खजाना जो है ज्ञान का, आपके प्रश्नों का, वो बढ़ेगा ही। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।